हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कवि नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता जिसका शीर्षक है अकाल और उसके बाद के व्याख्या को लेकर उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले मैं इस कविता को पढ़कर सुनाऊंगी, फिर इसके कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद पंक्ति की व्याख्या करूंगी और अंत में विशेष भी बताऊंगी। अकाल और उसके बाद कविता 8 पंक्ति की कविता है और इस कविता को मैं 2 भागों में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और मैं प्रत्येक भाग से अलग अलग विशेष भी बताऊंगी। तो चलिए मैं कविता आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ। अकाल और उसके बाद नागार्जुन। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। ये कविता 8 पंक्ति की कविता है। प्रथम की 4 पंक्तियों के कठिन शब्द के अर्थ को बताने के बाद, पंक्ति की व्याख्या करने के बाद उसका मैं विशेष बताऊंगी और उसके बाद ही मैं शेष बचे हुए 4 पंक्ति के कठिन शब्दों के अर्थ को बताने के बाद पंक्ति की व्याख्या करूंगी और इसका भी विशेष बताऊंगी। तो चलिए ये प्रथम 4 पंक्ति के कठिन शब्द के अर्थ को देख लेते हैं। देखिए, चक्की। चक्की हुआ अनाज पीसने के लिए 2 गोल पत्थरों यानी जो पहिए के समान हैं से बना एक साधन। तो चक्की क्या होता है? 2 गोल पत्थर होते हैं, देखने में कैसे लगेंगे? पहिया के समान। और इससे क्या होता है? अनाज पीसा जाता है, यानी अनाज पीसने का एक साधन है, माध्यम है, इसके द्वारा अनाज पीसा जाता है। इसे कहते हैं चक्की। चक्का से बना चक्की। ये चक्का यानी पहिया के समान होता है, इसलिए इसको नाम क्या रखा गया? चक्की। उदास यानी निराश, दुखी होना। भीत यानी दीवाल। गश्त, गश्त माने घूमना फिरना, जैसे कहते हैं ना सैनिक गश्त लगा रहे हैं, यानी रास्ते में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। हालत माने स्थिति। शिकस्त माने हार या पराजय, जैसे कहते हैं ना शिकस्त खाना यानी हार जाना। तो अब चलिए मैं पंक्ति की व्याख्या करती हूँ। तो इस कविता का क्या शीर्षक है? देखिए, अकाल और उसके बाद, यानी प्रथम 4 पंक्ति में अकाल के समय का वर्णन किया गया, अकाल के समय क्या परिस्थिति थी उसका वर्णन है, और शेष 4 पंक्ति में अकाल के बाद की स्थिति का वर्णन है, यानी अकाल के बाद जब अनाज आ गए, लोग कैसे खुश हो गए उसका वर्णन है। तो शीर्षक को ही आप खूब ध्यान से समझिए। अगर आपको शीर्षक समझ में आ जाता है तो पंक्ति का अर्थ भी समझ में आ जाएगा। तो प्रथम 4 पंक्ति में कवि ने अकाल के समय क्या परिस्थिति हो गई थी हमारे समाज की उसका वर्णन किया है। कितनी दयनीय स्थिति थी, और यहाँ पर उन्होंने एक मानवीकरण प्रस्तुत किया है। मानवीकरण के द्वारा इस भाव को दर्शाया है, इस दुखद स्थिति को दर्शाया है, इस भयावहता की जो स्थिति है, ये जो भयावह स्थिति है उसको बतलाया है। देखिए, कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। अब कवि कह रहे हैं कि जब अकाल पड़ा तो चूल्हा रोया। दरअसल कौन रोता है? मनुष्य रोते हैं। मनुष्य के आंख से आंसू निकलते हैं, कब? दुख में। यहाँ पर चूल्हा के रोने से कवि यह बताना चाहते हैं कि कितनी दुखद स्थिति है कि चूल्हा के भी आंख से आंसू निकल रहे हैं। चूल्हा का तो आंख होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर कवि ने मानवीकरण किया, उसे मानव रूप में प्रस्तुत किया है कि मानो चूल्हा भी दुखी है, उसके आंख से भी आंसू निकल रहे हैं, और चक्की रही उदास, और जिस चक्की से अनाज पीसा जाता है वह भी मानो उदास हो गई है। तो चक्की क्या उदास होती है? नहीं, मनुष्य उदास होते हैं, लेकिन यहाँ पर चक्की का भी मानवीकरण है। तो यानी अकाल में ऐसी स्थिति हो गई है कि घर में अनाज नहीं है, क्योंकि अकाल पड़ने का अर्थ क्या है? दुर्भिक्ष। अकाल किसे कहते हैं? दुर्भिक्ष को कहते हैं। जब कहीं भी अनाज नहीं है, चारों तरफ सूखा पड़ गया है, तो ऐसे समय में अनाज न होने के कारण क्या है? ना खाना बन रहा है घर में, ना अनाज कोई पीस ही रहा है। अनाज रहेंगे तब ना चक्की में कोई पीसेगा और उस पीसे हुए अनाज से खाना बनेगा। लेकिन ऐसी स्थिति हो गई है कि ना ही अनाज है, और अनाज नहीं होने के कारण ना उसे कोई पीस रहा है और ना कोई चूल्हा ही जलाया है, यानी भूखमरी फैल गई है चारों तरफ। चूल्हा के रोने का अर्थ क्या हुआ? दरिद्रता, गरीबी, भूखमरी फैल गई है।
इसे एक लोकोक्ति के रूप में हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, चूल्हा रोया। क्यों रोया? क्योंकि उस घर में गरीबी है, अनाज नहीं होने के कारण लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं, चूल्हा ही नहीं जला। कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। अब क्या होता है कि चूल्हा जब जला नहीं, चक्की चली नहीं, तो कानी कुतिया जो है वह क्या कर रही है? चूल्हा के पास सोई है, क्योंकि चूल्हा तो ठंडा हो चुका है। चूल्हा यदि जलता तो गर्म होता है, लेकिन चूल्हा नहीं जलने के कारण चूल्हा क्या ठंडा है, इसलिए क्या है, कानी कुतिया जो है उसके पास सोई हुई है। यहाँ पर कवि ने यह भी बताना चाहा है कि मानो सहानुभूति है उसे, कानी कुतिया को सहानुभूति है, क्योंकि कहीं भी घर में अनाज नहीं है, अनाज का एक दाना भी नहीं है। ऐसी भयावह स्थिति हो गई है कि लोग भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त। और कवि यह बताना चाहते हैं कई दिनों तक, यानी बहुत दिनों तक। यहाँ पर जो कई दिनों तक का जो प्रयोग किया जा रहा है, यानी बहुत दिनों तक। क्या देख रहे हैं? छिपकलियां जो है दीवालों पर घूम रही है। भीत पर गश्त मतलब, भीत माने दीवाल और गश्त माने घूमना फिरना। छिपकलियां घूम रही है क्योंकि उसे भी कुछ खाने नहीं मिल रहा है। छिपकलियों का घूमना इस बात को बता रहा है कि उसे भी कुछ खाने को नहीं मिला है। छिपकली भी क्या कर रही है? घूम रही है, ताकि कहीं से कुछ खाने को मिल जाए। खाना रहेगा तभी तो उसे मिलेगा, क्योंकि अनाज का एक दाना भी नहीं है। कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब चूहा जो है, चूहा तो क्या करता है? जो घर में हम लोग खाना बनाते हैं, जो अनाज का दाना होता है, उसे ही चूहा खाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि घर में चावल रखा रहता है, गेहूं रखा रहता है, बिस्किट रखा रहता है, तो चूहा क्या करता है? उस बिस्कुट का पैकेट को फाड़ देगा, चावल खा लेगा, गेहूं खा लेगा। यानी वो चूहा क्या है? उसी घर के खाने को ही खाकर अपना पेट भर लेता है। लेकिन अकाल के समय, अकाल के दौरान जो है, ना चूल्हा जला है, ना घर में कोई अनाज है। इस कारण चूहे की भी हालत जो है बड़ी खराब हो गई है, शिकस्त खा गई है। यानी वो भी मानो हार मान लिए, कहीं तो भोजन मिल ही नहीं रहा है, वो खाए तो क्या खाए। यानी चूहों की भी हालत बहुत ही दयनीय हो गई है। यहाँ पर कवि ने कई दिनों तक इसका प्रयोग 4 बार किया है, इस बात पर जोर देने के लिए कि अकाल की स्थिति एक दिन की नहीं है, ये कई दिनों तक रही। लोग बहुत दिनों तक अकाल की समस्या को झेलते रहे। लोगों के घरों में खाना नहीं बना, लोगों के घर में चूल्हा नहीं जला। तो इस दयनीय स्थिति को वर्णन करने के लिए, अकाल के वातावरण को बतलाने के लिए, अकाल के समय जो विषम स्थिति थी उसको प्रस्तुत करने के लिए, उसका चित्र प्रस्तुत करने के लिए कवि ने यहाँ पर कई दिनों तक का जो प्रयोग किया है। इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि अकाल के समय जब अकाल पड़ा तो ना किसी के घर में अनाज पीसा गया, ना ही चूल्हा जला। छिपकली और चूहे की हालत भी बड़ी खराब थी, क्योंकि किसी को भोजन का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। तो अब चलिए मैं इसका विशेष लिखवा दूं। विशेष पहला, प्रस्तुत अंश में अकाल के दौरान सभी की हालत कितनी दुखदाई और भयावह हो जाती है उसका वर्णन किया गया है। दूसरा, यहाँ पर चूल्हा रोया और चक्की रही उदास कहकर कवि चूल्हा और चक्की का मानवीकरण किया है, जो अकाल की भयावह परिस्थिति को प्रकट करती है। तीसरा, कवि ने बहुत ही मामूली चीज़ों जैसे चूल्हा, चक्की, छिपकली, चूहा के द्वारा अकाल के विकट परिस्थितियों को मूर्त रूप प्रदान किया। यानी यहाँ पर कवि ने जो वर्णन किया है वह मानो हमारे आँखों के सामने एक चित्र रूप में उपस्थित होता है। इसी को कहते हैं मूर्त रूप प्रदान करना। 4 नंबर देखिए, कई दिनों तक के प्रयोग से अकाल के वातावरण को प्रस्तुत किया गया है कि अन्न का अभाव बहुत दिनों तक था। 5 नंबर, चूल्हे का रोना और चक्की का उदास होना एक लोकोक्ति है जो अभाव गरीबी का प्रतीक है। 6 नंबर, काव्य भाषा व्यवहारिक खड़ी बोली है और शैली है वर्णनात्मक। वर्णनात्मक माने यहाँ पर कवि ने वर्णन रूप में सब कुछ प्रस्तुत किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि अकाल और उसके बाद कविता का अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, मैं आपके प्रश्न का जवाब यथासंभव अवश्य दूंगी। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।